नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उपासना स्थल अधिनियम सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने में अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संदर्भ में सभी मुकदमे, अपील या अन्य कोई कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। इस अधिनियम के अपवाद: अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, ये मामले भी इसमें शामिल नहीं है जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं, और ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। जुर्माना: अधिनियम की धारा 6 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां: संविधान की 8वीं अनुसूची। ओडिशा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी और बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को 1967 में और कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 1992 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस सूची में शामिल किया गया था। साथ ही 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो भाषा को जोड़ा गया था। किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाले लाभ: भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, साहित्य अकादमी को मान्यता मिलती है, साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। राज्य विधानसभा और संसद के बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। संविधान की 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन की जा सकती है। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है
और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(3) में निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी को अपने खिलाफ साक्षी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकताओं का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन से है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं है। यह नकारात्मक भेदभाव है। आंध्र प्रदेश 2019 जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए थे। अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचानने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा जाता है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर 15% की सीमा तय की थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग। रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में, इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दे को रेखांकित करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट 2007 में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए। साथ ही इसे अनुसूचित जनजाति की तरह धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इसने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक में निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। पैदल चलने का अधिकार। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को कानून करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अधिकार NHI
सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।